हेलो स्टूडेंट, बीए थर्ड ईयर, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जो अपना पेपर है, इसमें अपना आज अगला टॉपिक लेते हैं। और अरस्तु, जिसमें हम देखेंगे कि अरस्तु के विचार क्या हैं। प्लेटो का जो शिष्य रहा है अरस्तु, उसने अपनी राजनीति में जो अमिट छाप छोड़ी है, उसको हम राजनीति का एक जनक मान रहे हैं। उसी अरस्तु को आज हमें जानना है, जिस अरस्तु के बारे में हम जानते हैं कि वो यथार्थवादी विचारक है। प्लेटो की जिस निर्माणात्मक पद्धति का उसने खंडन किया था और अपनी एक पद्धति दी है, आगमनात्मक पद्धति, उस ही अरस्तु को हमें जानना है कि अरस्तु ने अपने कौन कौन से विचार दिए हैं। अरस्तु की कुछ जीवनी को भी देखना है। अरस्तु जो यूनान का दार्शनिक रहा है, अरस्तु जो 384 ईसा पूर्व में उसका जन्म हुआ था और 322 ईसा पूर्व में अरस्तु की मृत्यु हो गई थी। अरस्तु जिसने मनुष्य को एक सामाजिक और एक राजनीतिक प्राणी माना है और कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना मनुष्य का धर्म है। जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है उसे आप समाज का उपयोगी सदस्य मत समझो। ऐसा व्यक्ति या तो देवता हो सकता है या फिर निरा पशु हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये लग रहा है कि जहाँ प्लेटो एक तरीका से काल्पनिक विचारों का व्यक्ति रहा है, वहाँ अरस्तु यथार्थवादी व्यक्ति रहा है और मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी होने के नाते एक राजनीतिक प्राणी भी मान रहा है। अरस्तु की जो महान रचना है, जिसके लिए अरस्तु प्रसिद्ध हुआ है, वो है अरस्तु की पॉलिटिकल। ये पॉलिटिकल 8 भागों में बटी हुई है। ऐसा मानते हैं कि जो यूनान था अरस्तु के समय बहुत से छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उन्हीं राज्यों की शासन व्यवस्था को इंगित करने के लिए अरस्तु ने अपना एक ग्रंथ लिखा है, पॉलिटिकल। इसमें उस समय की राजनीतिक व्यवस्थाओं का, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का, सामाजिक व्यवस्था का पूरा इसमें वर्णन देखने को मिलता है। पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स के 8 खंड रहे हैं। अरस्तु ने अपनी एक शिक्षण संस्था भी खोली थी, जैसे प्लेटो ने खोली थी अपनी अकादमी, ऐसे ही अरस्तु ने भी अपना एक विद्यालय खोला है और उसका नाम है लीसियस। लीसियस उच्च विद्यालय का नाम रहा था। अब हम बात करें कि अरस्तु, जिसे हम राजनीति विज्ञान का जनक कह रहे हैं, अरस्तु को क्यों कहा गया है, जनक क्यों मान रहे हैं, उसके पीछे कई कारण रहे हैं। उसकी पद्धति हम देख रहे हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक विधि का उसने प्रयोग किया है। कल्पनावादी नहीं है प्लेटो की तरह, वह वैज्ञानिक उसने नियम निर्धारित किए हैं। विज्ञान की तरह उसमें क्रमबद्धता देखने को मिल रही है। और दूसरी बात यह है कि उसने अपने विषय को, राजनीति विज्ञान को, एक स्वतंत्र विज्ञान बनाया है, स्वतंत्र विषय का दर्जा उसको दिया है, अन्य विषयों से उसको पृथक करने का प्रयास किया है। तो इसलिए भी हम उसको जनक मान रहे हैं। और दूसरी बात हम देखते हैं कि उसकी जो विचारधारा है पूरी तरीका से यथार्थवादी विचारक है, यथार्थवादी विचारक है। और किसी विषय के लिए उसका यथार्थवादी होना बहुत जरूरी है, तथ्यों पर आधारित होना बहुत जरूरी है, कल्पनाओं से परे होना बहुत जरूरी है। और ये सब हम अरस्तु के विचारों में देखते हैं। अगली बात हम यहाँ देख रहे हैं कि अरस्तु की पद्धति निगमनात्मक नहीं है, पूरी तरीका से आगमनात्मक है। निगमनात्मक पद्धति में तो क्या है कि कल्पनाएं होती हैं। आगमनात्मक पद्धति में पूरी तरीका से हम देखते हैं कि यथार्थ होता है, तथ्य पर आधारित होती है आगमनात्मक पद्धति। इसलिए हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक मान रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा, एक बार फिर से विचार करते हैं कि अरस्तु, जिसे हम राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं, उसके पीछे कई कारण रहे हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण रहा है, वैज्ञानिक पद्धति रही है, स्वतंत्र दृष्टिकोण है, विषय को प्रदान किया है, स्वतंत्र दृष्टिकोण प्रदान किया है। तो ये सब ऐसे कारण हैं जो हमें अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक ठहराते हैं। अब हम बात करते हैं कि अरस्तु ने कौन कौन से विचार दिए हैं। अरस्तु के विचारों में हम उसके विचारों में क्रांति को देखेंगे कि अरस्तु ने क्रांति के बारे में बताया है, क्रांति के कारण बताए हैं, क्रांति के रोकने के उपाय बताए हैं, क्रांति की विभिन्न शासन व्यवस्था में अलग अलग कारण होते हैं, वो सब उसने गिनाए हैं।
अरस्तु ने नागरिकता पर भी अपने विचार दिए हैं, जैसे हम सिटीजन कहते हैं, नागरिकता कहते हैं, उस पर भी उसने विचार दिया है। अरस्तु की नागरिकता को भी देखेंगे हम। अरस्तु की वैज्ञानिक पद्धति को बताया भी हमने, नागरिकता की बात कर रहे हैं, अरस्तु की क्रांति की बात कर रहे हैं, अरस्तु की दास्ता को भी देखेंगे। अरस्तु ने दास्ता पर भी अपने विचार दिए हैं। तो आगे हम अब विचार कर रहे हैं बच्चों कि अरस्तु ने अपना जो विचार दिया है एक तरीका से क्रांति को लेकर के दिया है। तो अब हम क्रांति की बात करते हैं कि क्रांति क्या है। तो क्रांति का सामान्य अर्थ जो लिया जाता है वो तो ये लिया जाता है कि किसी व्यवस्था में एकदम परिवर्तन कर देना, आमूलचूल परिवर्तन कर देना क्रांति होता है। लेकिन अरस्तु ने क्रांति का एक अलग अर्थ लिया है। यहाँ पर क्रांति से उसने जो अर्थ लिया है कि एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था आएगी, एक दल के स्थान पर दूसरे दल का शासन देश में आएगा, और राजतंत्र से जैसे लोकतंत्र में भी शासन बदलेगा, तो वो सब क्रांति है अरस्तु की दृष्टि में। तो अरस्तु ने शासन व्यवस्था में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों को क्रांति कहा है, चाहे वे परिवर्तन आंशिक रूप से हो, चाहे वे परिवर्तन पूर्ण रूप से हो। अरस्तु उसको क्रांति की बात करता है, क्रांति कह रहा है। यही बात हम देख रहे हैं कि अरस्तु ने नागरिकता पर भी ऐसे ही अपने विचार दिए हैं कि नागरिकता जिसे हम व्यक्ति के लिए कहते हैं कि नागरिक वो है जो देश के जन्मजात नागरिक हैं या दूसरे देश से आकर के यहाँ रह रहे हैं, लंबे समय तक निवास कर रहे हैं, वो नागरिक हैं। लेकिन अरस्तु ने नागरिकता के लिए भी अपने भिन्न विचार दिए हैं। उसकी दृष्टि में नागरिक का मतलब एक तरीका से प्रशासन के कार्य में, राजनीतिक कार्य में, न्यायिक कार्य में भाग लेने वाला व्यक्ति नागरिक माना जाएगा। अरस्तु ने नागरिकता को संक्षिप्त कर दिया है, सीमित कर दिया है। वो नागरिकता से व्यक्ति जो वृद्ध व्यक्ति हैं, महिला हैं, बच्चे हैं और विदेशी हैं, ऐसे लोगों को वो नागरिकता से वंचित कर देता है। तो ये सब चीज हम अरस्तु की नागरिकता की विचारधारा में देखेंगे, क्रांति को देखेंगे, नागरिकता को देखेंगे, अरस्तु की दास्ता के विचार भी हम देखेंगे। प्रश्न अरस्तु की दास्ता पर भी महत्वपूर्ण अच्छा प्रश्न बनता है, महत्वपूर्ण विचार देखने को मिलते हैं अरस्तु के दास्ता पर। तो अरस्तु ने दासों को दो तरीका के बताया है, एक तो प्राकृतिक दास होते हैं, एक होते हैं राजनीतिक दास, कानूनी दास, कानून के द्वारा बनाए गए दास। प्राकृतिक दास तो वो हैं जिनका सिर्फ जो मानो कि शारीरिक विकास हुआ है, बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, वो तो प्राकृतिक दास हो गए। और एक कानूनी दास जो दूसरे देश के अधीन हो गए हैं या जिनको क्या है कि दंडित किया गया है, पराधीन बनाया गया है, गुलाम बनाया गया है, वो दास हो जाएंगे। तो अरस्तु की दास्ता को भी हम देखेंगे। तो यहाँ आज की इस वीडियो में हम ने इतना जाना कि अरस्तु को हम राजनीति विज्ञान का जनक मान रहे हैं, अरस्तु की क्रांति के बारे में हल्का विचार किया। आगे हम अगली वीडियो में अरस्तु की पूरे विचारों को देखेंगे। तो यहाँ इतना ही।